हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बार रोशन। तो 20 दिन 20 मैराथन को भाई आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो, बहुत ज़्यादा आप लोग सपोर्ट दिखा रहे हो और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे देखने को मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन क्लासेस से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है एसएससी के सीजीएल या एमटीएस 2024 के एग्जाम्स के लिए। आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, ठीक है। 4 क्लासेस हम लोग पढ़ चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि चारों क्लासेस आपने पढ़ ली होंगी, आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया होगा, वो कैप्स को याद कर लिया होगा और आप साथ साथ में नोट्स बनाते चल रहे होंगे, ठीक है भाई। आज हमारी क्लास 5 है, तो क्लास 5 की शुरुआत करते हैं एरर के साथ। आपको पहले स्क्रीन को पॉज करके खुद से आंसर जो है कॉपी में लिख लेना, फिर जब आप रिप्ले करोगे तो मैं आपको सॉल्व करता हुआ दिख जाऊंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्ले हैव बीन नोटिफाइड टू स्टे बैक फॉर रिहर्सल आफ्टर 3 PM। यानी कि वे सभी विद्यार्थी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्ले के अंदर, इस नाटक के अंदर, हैव बीन नोटिफाइड, उनको नोटिफाई किया गया, मतलब उनको बताया गया है टू स्टे बैक, रुकने के लिए, फॉर रिहर्सल आफ्टर 3 PM के मतलब 3 बजे के बाद उनको रुकना है। किस चीज के लिए? रिहर्सल के लिए उनको रुकना है, ठीक है। आपको बताना है इसके अंदर एरर क्या है भाई, ठीक है। ऑल दो स्टूडेंट्स, वे सभी विद्यार्थी, वे सभी विद्यार्थी जो, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। जो रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पीछे और आगे वाले को रिलेट करता है, तो अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल, यानी कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्ले हैव बीन नोटिफाई, हैव बीन नोटिफाई। देखो भाई मेरे, जब आप एक्टिव सेंटेंस बनाते हो तो एक्टिव में हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो। जब आप पैसिव सेंटेंस बनाते हो तो पैसिव में क्या होता है, हैज हैव के साथ में बीन लग जाता है। क्या लग जाता है? बीन। और बीन के साथ में क्या लग जाता है? V3। क्या लग जाता है? V3। ये जो है एक्टिव है और इसी का जो पैसिव है वो क्या है? ये है। वो क्या है? ये है, ठीक है। तो उन सभी पार्टिसिपेंट्स को क्या कर दिया गया है? नोटिफाई कर दिया गया है, यानी कि ये पैसिव सेंटेंस है ना। सभी पार्टिसिपेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को नोटिफाई कर दिया गया है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, ये काम को रिसीव करने वाले हैं, इनको नोटिफाई किया गया है, यानी कि ऑब्जेक्ट है, यानी कि पैसिव है। तो पैसिव में हैज और हैव के बाद जो बीन आता है उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोग लगाते हैं, तो नोटिफाई नहीं आएगा भाई। नोटिफाई की जगह पर क्या आ जाएगा? नोटिफाइड। हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो नोटिफाई की जगह पर क्या आ जाएगा? नोटिफाइड। क्या आ जाएगा? नोटिफाइड। क्लियर है? इजी इजी क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। इजी से मुझे याद आया, कुछ बच्चे मैंने देखा कमेंट में बोल रहे थे कि सर मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन कराओ, सर टफ टफ क्वेश्चंस कराओ। मेरे भाई मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, इजी हो वो भी कराऊंगा, ठीक है, मीडियम लेवल के हो वो भी कराऊंगा और जो टफ है वो भी कराऊंगा। आपने देखा होगा कि मैं लेवल को बना के चल रहा हूं, मैं सारे टफ टफ करा दूं और एग्जाम में जाके सारे के सारे ईजी आ जाए और वो ईजी आप स्किप करके चले जाओ, ना पढ़ के जाओ, फिर क्या होगा? तो आपको ईजी टफ से मतलब नहीं होता भाई, एग्जाम में कुछ भी दे सकता है। आपको जो टफ लग रहा हो सकता है दूसरे बच्चों के लिए वो ईजी हो सकता है आपको जो इजी लग रहा है दूसरे बच्चों के लिए टफ हो, है ना। तो इजी टफ मत देखा करो, बस पढ़ाई किया करो, बस कॉन्सेप्ट पढ़ने से मतलब रखा करो, ठीक है। तो एरर जो है सी पार्ट में, ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, पार्ट सी है, यानी कि सी। अब आपको देखना है सी किस में है, ये वाला सी मत लगा देना। देखो कि सी इसमें से किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑल क्लियर? इट इज मिसलीडिंग, मतलब ये मिसलीडिंग है टू इमेजिन, ये सोचना, इमेजिन करना, दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक सेम लाइक ह्यूमन बींग्स। करो इस क्वेश्चन को, मुश्किल मुश्किल कर रहे थे, करो, बताओ एरर क्या है इसके अंदर। इट इज मिसलीडिंग, मतलब ये इमेजिन करना बड़ा मिसलीडिंग होगा। क्या इमेजिन करना? दैट की कंप्यूटर्स कैन थिंक, कि कंप्यूटर सोच सकते हैं, कंप्यूटर्स सोच सकते हैं सेम। सेम का मतलब की तरह, सेम का मतलब क्या होता है? की तरह, लाइक, सेम लाइक ह्यूमन बींग्स। ये सोचना बड़ा ही मिसलीडिंग होगा कि जो कंप्यूटर्स हैं वो इंसानों की तरह सोच सकते हैं, इंसानों की तरह क्या कर सकते हैं? सोच सकते हैं, इंसानों की तरह सोचने वाली क्षमता उनके अंदर है। इसमें एरर किस में दिखाई दे रहा है? क्या कंप्यूटर्स कैन थिंक, इसमें कोई एरर है? देखो मेरे भाई, आपके सामने ना जब क्वेश्चन आता है, मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। आपके सामने जब कोई क्वेश्चन आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का या फिर एरर का, और आपको कई बार ऐसा लगे कि सर समझ ही नहीं आ रहा है इसके अंदर क्या एरर है, तो एक बार ऑप्शन को देख लिया करो। आप अगर ऑप्शन को देख रहे हो, क्या इस ऑप्शन में कहीं पर भी आपको नो एरर दिखाई दे रहा है? बोलो, नहीं दिखाई दे रहा। देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया। क्या इसमें कहीं पर भी नो एरर है? नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई एरर तो है। अब आप नहीं ढूंढ पा रहे तो आपको ऑप्शंस दिए है ना, ऑप्शंस को तोड़ तोड़ के दिया है ना, यहाँ पे देख सकते हो ना। देखो एक बार, कंप्यूटर्स कैन थिंक, कैन के बाद वी1 लगाते हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अगर ग्रामेटिकली देखोगे तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। सेम लाइक ह्यूमन बींग्स, अभी आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है इसको छोड़ दो, अगला देखो। इट इज, ये है मिसलीडिंग, ये मिसलीडिंग है, इसमें भी कोई एरर है? नहीं है। टू
इमेजिन, टू के बाद V1 लगाते हैं तो V1 लगा हुआ है, दैट, टू इमेजिन दैट, यानी कि ये इमेजिन करना कि, यानी कि ना तो मुझे इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर दिख रहा है, ना इसमें कोई एरर दिख रहा है, ना इसमें कोई एरर दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है आंसर ये होगा। अब आपको चाहे पता हो या ना हो कि एरर क्या है, लेकिन आपने ऑप्शन को देख के आंसर निकाल दिया, इसको बोलते हैं समझदारी, कि जब नो एरर नहीं है ऑप्शन में इसका मतलब एरर है, और जब 3 में एरर नहीं दिख रहा मुझे इसका मतलब इसमें कोई ना कोई एरर है। अब एरर है क्या भाई, लाइक का मतलब क्या होता है, लाइक एक प्रपोजिशन होता है, लाइक का मतलब क्या होता है, की तरह, लाइक का मतलब क्या होता है, की तरह, ठीक है। जब आप किसी को किसी की तरह दिखाते हो या कोई एग्जांपल देते हो, जैसे कि स्टूडेंट्स लाइक यू, स्टूडेंट्स लाइक यू, यानी कि स्टूडेंट्स कैसे, तुम्हारे जैसे, तो लाइक का मतलब एक तो एग्जांपल के लिए भी यूज करते हो जब किसी के एग्जाम्पल की बात करते हो, और एक लाइक जो है प्रीपोजिशन का काम करता है, इसका मतलब क्या होता है, की तरह, है ना। नॉट लाइक योर फादर, यानी कि तुम्हारे पिताजी की तरह नहीं, तुम्हारे पिताजी की तरह नहीं। और हम एज कब लगाते हैं, मैंने आपको बताया था, हम एज तब लगाते हैं जब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के लिए, हम कंपेयर करने के लिए एज का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, एज का। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था एज और एज वाला, कुछ याद आया। जब हम दो लोगों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, लेकिन कंपेयर करते हुए हम उनको कहीं ना कहीं इक्वल भी दिखा देते हैं। मैंने बताया था एज गुड एज, है ना, एज स्मार्ट एज इंटेलिजेंट एज, ये कॉन्सेप्ट बताया था। यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लग जाता है। तो एज हम लगाते हैं जब हमें क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। क्या करना होता है, कंपेयर। तो यहाँ पर कंप्यूटर्स को कंपेयर किया जा रहा है ह्यूमन बींग्स के साथ में। यहाँ पर कंप्यूटर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। किससे कंपेयर कर रहे हैं, इंसानों से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेम लाइक नहीं होगा, यहाँ पर होगा सेम एज। क्या हो जाएगा, सेम एज। जब हम कंपेयर करने की बात करते हैं तो हम लाइक नहीं लगाते, हम एज लगाते हैं। तो ये यहाँ पर एरर था। मेरी बात को समझे, मैंने क्या बोला, लाइक हम कब लगाते हैं, जब हम लाइक को प्रीपोजिशन की तरह यूज करते हैं, और इसकी हिंदी क्या बनती है, की तरह। लेकिन जब हम कंपेयर करने की बात करते हैं तो मैंने क्या बताया था, एज बताया था। तो हम सेम एज लगाते हैं, क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। तो क्या बन जाएगा, इट इज मिसलीडिंग टू इमेजिन दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक द सेम एज, कंप्यूटर्स कैन थिंक द सेम एज ह्यूमन बींग्स। मतलब कंप्यूटर्स बिल्कुल वैसे सोच सकते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स। ठीक है, समझ में आ गया भाई। एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप एलिमिनेट करके अपना आंसर जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें नो एरर नहीं दिया था, तो आप ऑप्शंस को देखते तो 3 ऑप्शन आपको बिल्कुल सही मिलते हैं, ग्रामेटिकली बिल्कुल सही मिलते हैं। एक बच गया तो यही आंसर मेरा हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 पे आ जाओ। द कॉन्सेप्ट बिकेम टू मच क्लियर टू मी, मतलब कॉन्सेप्ट मुझे इतना ज्यादा क्लियर हो गया आफ्टर माई ट्यूटर शोड मी द डायग्राम। मतलब जब मेरे ट्यूटर ने मुझे डायग्राम दिखाया तो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ज्यादा क्या हो गया, क्लियर हो गया। बहुत ज्यादा क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, एक होता है टू मच, एक होता है मच टू। टू मच के बाद में हमेशा हम क्या लगाते हैं, एक नाउन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक नाउन। और मच टू के बाद में हमेशा हम क्या लगाते हैं, एक एडजेक्टिव लगाते हैं। ठीक है, टू मच के बाद नाउन लगाते हैं, मच टू के बाद एडजेक्टिव लगाते हैं। डायलॉग आपने सुना होगा, किक मूवी का एक डायलॉग है, सलमान खान की जो मूवी है ना किक, उसमें एक डायलॉग है कि आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे, टू मच फन। क्या बोलता है, टू मच फन बोलता है ना, टू मच फन, टू मच फन। तो क्या आपने नोटिस किया कि सलमान भाई ने बिल्कुल सही इंग्लिश का इस्तेमाल किया, बिल्कुल सही इंग्लिश का इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया, फन के पहले क्या लगाया, टू मच लगाया। फन एक नाउन है, आप जानते हो फन क्या है, एक नाउन है, और नाउन के पहले क्या लग जाएगा, टू मच। अगर इन दोनों में से पूछूं तो टू मच लग जाएगा। सलमान भाई अगर मच टू लगा देते तो गड़बड़ हो जाता वहां पर। ठीक है, अगर एडजेक्टिव हो तो क्या लग जाएगा, मच टू। क्या लग जाएगा, मच टू। ठीक है, जैसे कि मच टू बोरिंग, तो बोरिंग क्या है, एडजेक्टिव है, हाँ कि ना। बोरिंग क्या है आपका, एडजेक्टिव है। तो यहां पर क्या लग गया, मच टू। क्या लग गया, मच टू। ठीक है, अब यहां पर देखो भाई, यहां पर क्लियर है, तो क्लियर क्या है, क्लियर एक एडजेक्टिव है, हाँ कि ना। क्लियर जो है एक एडजेक्टिव है, नाउन तो नहीं है। क्लियर किसी चीज की क्वालिटी को बताता है, क्लियर का मतलब साफ साफ। ठीक है, तो एडजेक्टिव से पहले क्या लगता है, टू मच लगता है क्या, एडजेक्टिव से पहले टू मच लगता है क्या, नहीं। एडजेक्टिव से पहले क्या लगता है, मच टू। क्या लगता है, मच टू। तो यहां पर क्या आ जाएगा, मच टू। क्या आ जाएगा, मच टू। ठीक है, तो एरर किसमें है, जिसमें टू मच दिख जाए उसी में एरर है। टू मच इसमें दिख रहा है, यानी कि ये मेरा आंसर है। ऑल क्लियर, कॉन्सेप्ट याद रखना है इसको। एट द लास्ट मीटिंग, यानी कि लास्ट मीटिंग में, विच टुक प्लेस इन नवंबर, जो नवंबर में हुई थी, जो नवंबर में मीटिंग हुई थी, हाफ द मेंबर्स, यानी कि जो मेंबर्स थे ना टोटल, उनके जो आधे थे, मतलब अगर 50 थे तो 25, 25 थे तो 12.5, 12.5 नहीं हो सकते, 40 थे तो 20, 12 थे तो 6, ऐसे करके हाफ द मेंबर्स
सबमिटेड देयर रेजिग्नेशंस, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया ऑन प्रोटेस्ट, मतलब विरोध में। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? विरोध। प्रोटेस्ट करना मतलब विरोध करना, हाँ कि ना। तो आधे मेंबर्स ने प्रोटेस्ट में अपना जो रेजिग्नेशन है, त्याग पत्र है, वो सबमिट कर दिया। बताओ मेरे भाई एरर किस में है? एट द लास्ट मीटिंग विच टुक प्लेस इन नवंबर, हाफ द मेंबर्स सबमिटेड देयर रेजिग्नेशंस ऑन प्रोटेस्ट। ईमानदारी के साथ में आपको आंसर निकालना है, बेईमानी नहीं करनी है, इधर उधर से जाके आंसर नहीं ढूंढना है। आपको जितना आ रहा है उतना आप अपने ईमानदारी से करो। लास्ट में फिर आप मुझे कमेंट में बताते हुए जाना कि हाँ सर मेरे 30 में से इतने ठीक थे, ठीक है। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। देखो, एट द लास्ट मीटिंग, यानी कि जो लास्ट मीटिंग हुई थी विच टुक प्लेस इन नवंबर, जो नवंबर में हुई थी, हाफ द मेंबर्स, जो आधे मेंबर्स थे, सबमिटेड देयर रेजिग्नेशंस, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया ऑन प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट पर। ऑन का मतलब क्या होता है? पर। ऑन का मतलब क्या होता है? पर। ये हम कब लगाते हैं? जब हम एक चीज को किसी दूसरी चीज के ऊपर दिखाते हैं, सरफेस को टच करते हुए, है ना। जैसे कि किताब के ऊपर अगर मैं एक एप्पल रख दूं तो दोनों एक दूसरे के सरफेस को टच कर रहे हैं, तो वो जो एप्पल है वो किताब पर है, ऑन द बुक, ऐसे बोलते हैं ना। नॉर्मल सी चीज है, आपको पता है ये। ऑन प्रोटेस्ट का क्या मतलब हुआ? प्रोटेस्ट पर। जबकि हमें यहां पर क्या बोलना चाहिए? प्रोटेस्ट में। कि जितने भी वहां पर मेंबर्स थे उनके आधे मेंबर्स ने प्रोटेस्ट में, यानी कि विरोध में, उन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन है वो सबमिट कर दिया। तो ऑन प्रोटेस्ट नहीं होगा, छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा? इन प्रोटेस्ट। क्या होगा यहाँ पर? इन प्रोटेस्ट, यानी कि प्रोटेस्ट में। प्रोटेस्ट में, ना कि प्रोटेस्ट पर। प्रोटेस्ट पर क्या होता है? पर तो एक ऊपर की सिचुएशन को दिखाता है, ऊपर के कंडीशन को दिखाता है कि कोई चीज किसी के ऊपर है, हाँ कि ना। क्लियर है? तो इन प्रोटेस्ट इसका आंसर होना चाहिए। तो जिसके अंदर आपको ऑन प्रोटेस्ट दिख रहा है वही आपका आंसर होगा, क्योंकि उसी पार्ट में एरर है। तो इस वाले पार्ट में एरर है, देयर रेजिग्नेशन ऑन प्रोटेस्ट। तो ऑन प्रोटेस्ट की जगह पर क्या हो जाएगा? इन प्रोटेस्ट, है ना। देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, तो ऐसे क्वेश्चंस में से है। देखो छोटा सा एरर है, लेकिन पढ़ने में शायद आपको लगा होगा कि पता नहीं क्या ही है। द विजिटर्स कंप्लेन्ड एट द पुअर एकोमोडेशन, जो विजिटर्स थे उन्होंने कंप्लेन किया, मतलब शिकायत किया, एट द पुअर एकोमोडेशन। एट हम कब लगाते हैं? एट का मतलब होता है पर। अब आप कहोगे सर ऑन का मतलब भी पर होता है। देखो ये जो ऑन है ये एक चीज के ऊपर दूसरी चीज का होना दिखाता है। ये जो ऑन है ये एक चीज के ऊपर दूसरी चीज का होना दिखाता है। लेकिन एट क्या दिखाता है? पर, या फिर कह सकते हो के समीप। पर या फिर के समीप, यानी कि के पास। एट का मतलब होता है पर या के पास। एक तो एट का मैंने कल यूज आपको बताया था, कल या पहली क्लास में शायद बताया था या दूसरी क्लास में बताया था, मुझे याद नहीं, आप देख लेना कि एट हम कब लगाते हैं। एट कब लगाते हैं? टाइम के साथ एट लगाते हैं, है ना। टाइम के साथ क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं, जब आपको टाइम बताना होता है। ऐसे करो उल्टा, एट के साथ में क्या लगाते हैं? टाइम। क्या लगाते हैं? टाइम। जैसे बोलते हैं ना एट 3 PM, है ना, एट 3 o'clock। तो टाइम के साथ भी क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। या फिर मैंने क्या बताया? किसी के नजदीक खड़े हो, किसी के समीप खड़े हो। जैसे ये ट्रैफिक लाइट है भाई, ये क्या है? ट्रैफिक लाइट है, ठीक है। ये ट्रैफिक लाइट है और आप किसी को बोलना चाह रहे हो कि भाई मैं ट्रैफिक लाइट पे खड़ा हूं, मैं ट्रैफिक लाइट पर खड़ा हूं। तो ये क्या यहाँ पर का मतलब ये है कि आप इसके ऊपर चढ़ के खड़े हो। देखो हिंदी में पर दोनों के लिए आता है, ऑन के लिए भी एट के लिए भी, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर आप किसी को बोलते हो कि मैं ट्रैफिक लाइट पर खड़ा हूं, तो ट्रैफिक लाइट पर खड़े होने का क्या मतलब है? कि आप इसके ऊपर चढ़ के खड़े हो? नहीं, आप यहां पर खड़े हो, आप यहां पर खड़े हो। तो आप क्या बोलोगे? आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग। आप इसके ऊपर नहीं हो, आप इसके नजदीक हो। हिंदी में आप कुछ भी बोल लो कि मैं ट्रैफिक लाइट पे खड़ा हूं, मैं ट्रैफिक लाइट पर खड़ा हूं, हिंदी में कुछ भी बोलो, लेकिन रियलिटी में आप इसके नजदीक खड़े हो। तो आई एम स्टैंडिंग एट, क्या बोलोगे? आई एम स्टैंडिंग एट द ट्रैफिक लाइट। कुछ समझ में आ रहा है? एट कब लगाते हैं? आई एम स्टैंडिंग एट द ट्रैफिक लाइट, यानी कि मैं ट्रैफिक लाइट पर खड़ा हूं। तो पर का मतलब यहां पर किसी के ऊपर नहीं है, पर का मतलब यहां पर क्या है? के नजदीक। या फिर मैंने क्या बताया? एट के साथ हम टाइम भी लगा सकते हैं। एट के साथ जो छोटे प्लेसेस होते हैं, छोटे प्लेसेस को शो करने के लिए भी हम एट लगाते हैं। जैसे कि एट, जैसे दिल्ली में एक जगह है पितमपुरा, तो क्या लिखेंगे? एट पितमपुरा, है ना। छोटी जगहों के लिए लिखते हैं। या फिर लिखते हैं एट रानी बाग, दिल्ली में जगह है रानी बाग, ठीक है, एटसेट्रा। स्मॉल प्लेसेस के लिए, किसके लिए? स्मॉल प्लेसेस के लिए, छोटी जगहों के लिए एट लगाते हैं, ठीक है। एट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैंने बता दिया। यहां पर क्या बोल रहा है? एट पुअर एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? रहने की व्यवस्था। मतलब जो खराब रहने की व्यवस्था थी उसके बारे में उन्होंने कंप्लेंट की या उस पर कंप्लेंट की। एट का मतलब पर होता है। खराब जो रहने की व्यवस्था थी उस पर कंप्लेंट की या उसके लिए कंप्लेंट की? उसके लिए कंप्लेंट की।
भाई कंप्लेंट किस चीज के लिए की? खराब व्यवस्था के लिए, खराब जो रहने की व्यवस्था थी। तो कंप्लेंट एट नहीं होगा, कंप्लेंट अबाउट होगा। मतलब किस चीज के बारे में कंप्लेंट किया? किस चीज के बारे में? तो के बारे में को क्या बोलते हैं? अबाउट। द विजिटर्स कंप्लेंट अबाउट, विजिटर्स ने कंप्लेन किया अबाउट द पुअर अकोमोडेशन, यानी कि जो खराब व्यवस्था थी उसके बारे में। दे वर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टूर। तो आंसर क्या हो जाएगा? एट जिसमें दिख रहा है वो आपका आंसर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सिंस हिज सन हैज नॉट येट कंप्लीटेड द एज, क्योंकि उसका जो बेटा है उसने अभी 18 की उम्र कंप्लीट नहीं की है, मतलब 18 का नहीं हुआ है। ही वॉज रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है? अनिच्छुक। अनिच्छुक का मतलब अनइंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब अभी वो इच्छुक नहीं है टू फुलफिल हिज सन्स डिमांड, कि अपने बेटे की डिमांड को पूरा करे। किस चीज की? ऑफ गेटिंग अ मोटर बाइक। एरर बताना है। सिंस हिज सन हैज नॉट, हैज नॉट ये प्रेजेंट को दिखा रहा है भाई। अगर किसी ट्रेन का जो इंजन है वो दिल्ली जा रहा है तो बाकी के डब्बे भी दिल्ली जाएंगे। यानी कि अगर सेंटेंस की शुरुआत में पास्ट प्रेजेंट की बात की जा रही है तो सेंटेंस के आगे भी किसकी बात होगी? प्रेजेंट की बात होगी। तो ही वॉज या ही इज, ही वॉज या ही इज, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ही इज। ठीक है। क्योंकि उसका बेटा अभी 18 का नहीं हुआ है, इसीलिए वो अभी क्या है? अनिच्छुक है कि अपने बेटे को मोटर बाइक नहीं दिला सकता। समझ में आ रहा है? अगर डिब्बा प्रेजेंट का है, सॉरी इंजन अगर प्रेजेंट का है तो डिब्बे भी प्रेजेंट के, इंजन अगर पास्ट का है तो डिब्बे भी पास्ट के। समझ में आया भाई? हाँ कि ना? तो ही वॉज में एरर है, ही वॉज मुझे इसमें दिखाई दे रहा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपने ठीक किया हो, पॉज कर करके आप लोग कर रहे होंगे। जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे। हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, अगर तुम समय से नहीं पहुंचे होते। देखो मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस का मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, 3 क्लॉजेस मैंने आपको याद रखने के लिए बताए थे। कंडीशनल में एक क्लॉज होता है, मतलब एक मैंने बताया था इंपॉर्टेंट रूल होता है कि अगर आपका इफ क्लॉज, अगर आपका इफ क्लॉज किससे बन रहा है? इफ, इफ के साथ में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में हैड, और हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि अगर आपका इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट से बन रहा है तो याद करो मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था आपका जो मेन क्लॉज होगा वो किससे बनेगा? वो बनेगा वुड के साथ हैव। किससे बनेगा? वुड के साथ हैव, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैंने बताया था आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो। जब आपका इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट से बनता है तो मैंने बताया था पहली क्लास में, अगर आपने ढंग से देखा हो, कि आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो। यहां पर लिखो और, कैसे लिख सकते हो? इफ को हटा सकते हो और यहां पर लगा सकते हो इन्वर्जन। बताया था कि हैड को पहले कर दो, हैड को पहले कर दो, सब्जेक्ट को बाद में कर दो, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि हैड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा सब्जेक्ट के पहले और मेन वर्ब चला जाएगा सब्जेक्ट के बाद में, यानी कि इन्वर्जन लगा देना है, इफ को हटा देना है। यानी कि जो मीनिंग ये दे रहा है वही सेम मीनिंग ये दे रहा है। दोनों में बिल्कुल भी रत्ती भर का भी फर्क नहीं है, दोनों बिल्कुल क्या है? सेम है। दोनों बिल्कुल क्या है? सेम है। ये भी इफ क्लॉज है, ये भी इफ क्लॉज है, तो इसका भी तो मेन क्लॉज ऐसे ही बनेगा ना। इसका जो मेन क्लॉज बनेगा वो कैसे बनेगा? वो भी तो ऐसे ही बनेगा। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? क्लियर है भाई? अब देखो यहां पर क्या है? हैड यू रीच्ड, नॉट को इग्नोर कर सकते हो। हैड यू रीच्ड यानी कि पहले हैड है, हैड के बाद में क्या है? सब्जेक्ट है यू, और सब्जेक्ट के बाद में क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है भाई? और देखो सेंटेंस को पढ़ के पता लग रहा है कि यहां पर एक कंडीशन रखी जा रही है कि अगर तुम समय से नहीं पहुंचे होते तो हमारी जिंदगी खत्म हो चुकी होती। यानी कि एक काम का होना दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, मतलब कंडीशनल सेंटेंस है। और ये वाला जो क्लॉज है ये इफ क्लॉज है, ये वाला जो क्लॉज है मेन क्लॉज है। तो आपका जो इफ क्लॉज है वो बन रहा है पास्ट परफेक्ट से, दोनों में से किसी भी तरीके से बन रहा है, ये ठीक है। अब आपका जो मेन क्लॉज बनना चाहिए वो बनना चाहिए वुड के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेरे भाई यहां पर विल नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? वुड आएगा। यहां पर क्या आएगा? वुड आएगा। ठीक है? ये इसमें एरर था, तो जहां पर विल दिख रहा है ये आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, आया समझ में? द डांसर्स स्वेड, द डांसर्स, स्वे का मतलब क्या होता है? स्वे का मतलब होता है इधर उधर हिलना। डांस करने के लिए जो मूव की जाती, मूवमेंट किया जाता है ना बॉडी में, उसको बोलते हैं स्वे। स्वे का मतलब ऐसे ऐसे होना, यानी कि लचकना। स्वे का मतलब क्या होता है? लचकना, ठुमकना होता है ना, डांस में लचकते हैं ठुमकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है भाई? हाँ कि ना? टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड बोलते हैं ना, टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड, स्वे। टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड मतलब नजाकत के साथ, टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड। ठीक है? डेंटी का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंटी? डेंटी एक एडजेक्टिव है। डेंटी का मीनिंग होता है स्मॉल एंड ब्यूटीफुल। स्मॉल एंड ब्यूटीफुल यानी कि कोई चीज जो छोटी है लेकिन क्या है? सुंदर है। स्मॉल एंड ब्यूटीफुल उसको बोलते हैं डेंटी। इसका जो एडवर्ब बनता है वो क्या बनता है? डेंटिली। क्या बनता है? डेंटिली।
डेंटली क्या है, एडवर्ब है इसी का, ठीक है। स्वे क्या है, वर्ब है। डांसर जो थे वो स्वे कर रहे थे, मतलब मूव कर रहे थे धीरे धीरे, डांस करने के लिए मूव करते हैं ना, तो स्वे कर रहे थे। कैसे स्वे कर रहे थे, सुंदर तरीके से। कैसे स्वे कर रहे थे, सुंदर तरीके से स्वे कर रहे थे। भाई डांस कर रहे थे, इधर उधर मूव कर रहे थे, और मूव कैसे कर रहे थे, डेंटी, यानी कि बिल्कुल सुंदर तरीके से। यानी कि ये जो डेंटी है इस वाले शब्द को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो वर्ब को क्वालिफाई करने का काम जो है एडजेक्टिव नहीं करता, वर्ब को क्वालिफाई करने का काम करता है एक एडवर्ब। ये चीज आपको पता है अगर आप तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेंटिली, एडवर्ब। सिंपल है या मुश्किल है। स्वे कर रहे थे, कैसे स्वे कर रहे थे, डेंटिली। कैसे स्वे कर रहे थे, डेंटिली। डेंटिली का मतलब सुंदर तरीके से। तो एडवर्ब चाहिए हम लोगों को, एडजेक्टिव नहीं चाहिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। स्वेड डेंटी की जगह पर क्या आ जाएगा, स्वेड डेंटिली। क्या आ जाएगा, स्वेड डेंटिली, यानी कि नजाकत से, ठीक है। डेंटिली मतलब नजाकत से, खूबसूरत तरीके से, नजाकत से, ठीक है। डेंटी की जगह डेंटली आ जाएगा। सही किया होगा आपने। वी फीड द हॉर्स, वी फीड द हॉर्स, फीड क्या है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है। वी फीड द हॉर्स, हम घोड़े को खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं, ओट्स, फॉर अ वीक, एक हफ्ते तक। हम एक हफ्ते तक घोड़े को जो है क्या खिलाते हैं, ओट्स खिलाते हैं। बिकॉज क्योंकि इट हैड ईटन ऑल द हे, इट हैड ईटन ऑल द हे, क्योंकि इट हैड ईटन, क्योंकि ये खा चुका था सारा है, जितना भी हे था। हे का मतलब जितना भी भूसा था या जितना भी ढेर था अनाज का, ये सारा खा चुका था। खा चुका था, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, खा चुका था, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट है। ये क्या है आपका, ये आपका पास्ट परफेक्ट है। और ये जो है ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका क्या है, प्रेजेंट है। अब गड़बड़ लग रहा है आपको। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया कि अगर डिब्बा, यानी कि अगर इंजन प्रेजेंट का होता है तो डब्बे भी प्रेजेंट के होंगे, इंजन अगर पास्ट का है तो डब्बे भी पास्ट के होंगे। अब आप कहोगे सर इसका जो इंजन है प्रेजेंट का है, सर इसका जो इंजन है सर प्रेजेंट का है, तो सर इसके डिब्बे भी प्रेजेंट के होने चाहिए, इसके डब्बे भी क्या होने चाहिए, प्रेजेंट के। एक बात बताओ, अगर मैं इसको प्रेजेंट का कर देता हूं तो उसकी मीनिंग क्या बन रही है, कि हम घोड़े को एक हफ्ते तक ओट्स खिलाते हैं, क्योंकि क्योंकि ये सारा जो अनाज है, ये सारा जो है अनाज का जो ढेर है वो खा चुका है। हम घोड़े को खिलाते हैं। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि हम घोड़े को खिलाते हैं, तो इसका मतलब कोई ऐसे काम की बात कर रहा हूं जो रोज होता है। प्रेजेंट में जब आप किसी हैबिट की, रूटीन की बात करते हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हाँ कि ना। क्या मुझे यहां पर ये बोलना है कि हम खिलाते हैं, क्या मुझे यहां पर ये बोलना है कि हम खिलाते हैं उसको एक हफ्ते तक, हम उसको एक हफ्ते तक खिलाते हैं, या हमने उसको एक हफ्ते तक खिलाया, हमने उसको एक हफ्ते तक ओट्स खिलाया क्योंकि वो सारा जो है वो खा चुका था। यानी कि जो मीनिंग बन रही है ना वो पास्ट में जाके बन रही है, प्रेजेंट में मीनिंग नहीं बन रही है। प्रेजेंट में मीनिंग बनाने का मतलब है कि हम उसको एक हफ्ते तक ये खिलाते हैं, हम उसको एक हफ्ते तक ये खिलाते हैं क्योंकि वो सारा खा चुका था। कोई मीनिंग बन रही है, हम उसको एक हफ्ते तक ये खिलाते हैं क्योंकि वो सारा खा चुका था, नहीं, हमने उसको एक हफ्ते तक ये खिलाया, ये मीनिंग बन रही है कि हमने उसको एक हफ्ते तक ये खिलाया। तो यहां पर प्रेजेंट नहीं चाहिए, यहां पर आपको एक्चुअल में पास्ट चाहिए। तो यहां पर फीड की जगह पर क्या आ जाएगा, फेड। यहां पर क्या आ जाएगा, फेड, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। वी फेड द हॉर्स, हमने हॉर्स को खिलाया। क्या खिलाया, ओट्स खिलाया, फॉर अ वीक, एक हफ्ते तक। बिकॉज क्योंकि इट हैड ईटन ऑल द है, क्योंकि सारा जो है था अनाज का जो ढेर था वो खा चुका था। तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, फीड जिसमें दिख रहा है वो आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर है। थोड़ा सा कभी कभी जो है ना लॉजिकल होके भी आंसर निकाला करो, है ना, कॉमन सेंस से आंसर निकालने की कोशिश किया करो कि हम खिलाते नहीं, हमने खिलाया उसको एक हफ्ते तक, क्यों, क्योंकि वो सारा है खा चुका था, ठीक है। शी विल हैव पार्टिसिपेट, शी विल हैव पार्टिसिपेट, आप आंसर जानते हो उसका, शी विल हैव पार्टिसिपेट। हैज हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं आएगा, क्या आएगा, पार्टिसिपेटेड। क्या आएगा, पार्टिसिपेटेड, ठीक है, पार्टिसिपेटेड। तो एरर किस में है, एरर इस वाले पार्ट में है। शी विल हैव पार्टिसिपेटेड इन द डांस कॉम्पिटिशन बाय द टाइम हर फादर रिटर्न्स फ्रॉम द टूर, ठीक है। तो पार्टिसिपेटेड। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे आ जाते हैं भाई। 10 क्वेश्चन एरर के कर लिए, अब आप चेक कर लो एक बार कि आपके 10 में से कितने ठीक है। अगर 10 के 10 ठीक है तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है 10 के 10 ठीक तो मतलब कुछ कमी है अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के अंदर कमियां दूर कर दूंगा मैं आपकी, ठीक है। दिस इज द चैलेंज, दिस इज द चैलेंज टास्क। चैलेंज क्या है, चैलेंज क्या है, चैलेंज एक अपने आप में नाउन है, हाँ कि ना। अगर मैं बोलूं चैलेंजिंग, क्या बोलूं मैं, चैलेंजिंग, तो चैलेंजिंग क्या है, एडजेक्टिव है, चैलेंजिंग क्या है, एडजेक्टिव है। अब अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं कि चैलेंज टास्क, ये जो टास्क है ना, टास्क, ये टास्क अपने आप में नाउन है, ये टास्क अपने आप में क्या है, नाउन है। और ये जो चैलेंज है ये इसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, कि मतलब जो टास्क है वो क्या है, चैलेंज है।
यानी कि जो शब्द है चैलेंज ये टास्क को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव होना चाहिए, लेकिन ये खुद एक नाउन है ना, तो दो नाउन तो साथ में आएंगे नहीं, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, एडजेक्टिव। क्या चाहिए आपको, एडजेक्टिव। तो चैलेंज की जगह पर क्या आ जाएगा, चैलेंजिंग। क्या आ जाएगा, चैलेंजिंग आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो चैलेंजिंग तो देखो इसमें भी है, चैलेंजिंग इसमें भी है, चैलेंजिंग इसमें भी, चैलेंजिंग इसमें भी है। आपको इंप्रूव करना है कि क्या लगाना है। देखो, दिस इज द डैश, दिस इज द डैश टास्क आई हैव एवर एनकाउंटर्ड, मतलब आज तक जितने भी टास्क से मेरा सामना हुआ है उन सब में क्या है, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। यही तो बोलना चाह रहा है। यहाँ पर द लग रहा है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहा है। यहाँ पर कंपेयर तो नहीं कर रहा है किसी चीज को किसी चीज से। क्या यहाँ पर किसी चीज को किसी चीज से कंपेयर कर रहा है? क्या एक चैलेंज को दूसरे चैलेंज से कंपेयर कर रहा है? क्या एक टास्क को दूसरे टास्क से कंपेयर कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो मोर चैलेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। मच चैलेंजिंग भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि मच हम लगाते हैं क्या करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, मच चैलेंजिंग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, द बोल रहा है, मतलब यहाँ पर आपको सुपरलेटिव चाहिए, क्योंकि यहाँ पर खुद ही बता रहा है कि भाई आज तक जितने भी मुझे टास्क मिले हैं उन सब में सबसे ज्यादा क्या है, ये चैलेंजिंग है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क। दिस इज द मोस्ट, द लगा है मतलब सुपरलेटिव डिग्री आएगा यहाँ पर, तो दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क, मोस्ट लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव, मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव। ऑल क्लियर भाई? इसमें कोई डाउट है किसी को? आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 12। अशोका वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर, अशोका केवल एक महान वॉरियर, एक महान योद्धा ही नहीं था, बट ऑल्सो, देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर बनता है, ये आपको पता होगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो एक ऐसा कंजंक्शन है जो हमेशा दो एक जैसी चीजों को जोड़ता है। कंजंक्शन क्या करता है, दो शब्दों को जोड़ता है ना। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो एक ऐसा कंजंक्शन है जो दो सिमिलर चीजों को जोड़ता है, इक्वल रैंक की चीजों को जोड़ता है। इक्वल रैंक का क्या मतलब हुआ, नाउन को नाउन, नाउन प्रोनाउन को नाउन प्रोनाउन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, वर्ब को वर्ब से, इसको बोलते हैं इक्वल रैंक। तो यहां पर नॉट ओनली के बाद में क्या लिखा है, अ ग्रेट वॉरियर। क्या लिखा है, अ ग्रेट वॉरियर, यानी कि यहां पर आपको एक एडजेक्टिव दिया हुआ है और यहां पर आपको एक नाउन दिया गया है, कहीं पर कोई कंपैरिजन नहीं है। यहां पर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, अ ग्रेट वॉरियर। बट ऑल्सो अ वेरी वाइजर, तो बट ऑल्सो के बाद भी सेम होना चाहिए, बट ऑल्सो के बाद भी सेम होना चाहिए, लेकिन यहां पर देखो कंपैरेटिव डिग्री दे दिया आपको वाइजर। जब मैंने बताया कि यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री है तो यहाँ पर कंपैरेटिव क्यों आ जाएगा, यहाँ पर कंपैरेटिव नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बट ऑल्सो अ वेरी वाइज रूलर, बट ऑल्सो अ वेरी वाइज रूलर। कुछ समझ में आ रहा है भाई? अशोका वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर बट ऑल्सो अ वेरी वाइज रूलर। वाइज का मतलब समझदार, वाइज का मतलब समझदार। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो दो इक्वल रैंक की चीजों को जोड़ते हैं। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होना चाहिए। समझे बात को? बोलो हाँ कि ना। तो मोर वाइज नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा वाइजेस्ट भी नहीं आएगा क्योंकि सुपरलेटिव हो जाएगा। करेक्शन हमें चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, वाइज। आंसर क्या हो जाएगा, वाइज, अ वेरी वाइज। जैसे यहां पर है अ ग्रेट वॉरियर, अ वेरी वाइज रूलर, अ वेरी वाइज रूलर। ऑल क्लियर? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इक्वल रैंक को जोड़ना। जैसे यहाँ पर क्या है, ग्रेट क्या है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर भी आपको चाहिए पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, क्योंकि इक्वल रैंक को जोड़ता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है भाई। सिनेमा प्रोवाइड्स द मोस्ट यूनिवर्सल, आपको याद है मैंने आपको करवाया था एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स होते हैं, याद है? पहली क्लास में शायद करवाया था एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। तो उसमें मैंने बताया था कि जो यूनिवर्सल है वो एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। एब्सोल्यूट का मतलब जो अपने आप में पूर्ण है, जो अपने आप में क्या है, पूर्ण है। अगर मैं बोल रहा हूं यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल का मतलब ऐसी चीज जो पूरे यूनिवर्स में है। यूनिवर्सल का मतलब ऐसी चीज जो पूरे यूनिवर्स में है। तो मोर यूनिवर्सल या मोस्ट यूनिवर्सल नहीं हो सकता, यानी कि यूनिवर्सल का ना तो कंपैरेटिव हो सकता ना सुपरलेटिव हो सकता, क्योंकि अपने आप में कंप्लीट है। जैसे मैंने जैसे बताया था आपको सर्कुलर, रेक्टेंगुलर या डेड, तो ये अपने आप में परिपूर्ण है। कम डेड ज्यादा डेड नहीं होता, कम रेक्टेंगुलर ज्यादा रेक्टेंगुलर नहीं होता, ऐसी कम यूनिवर्सल ज्यादा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब यूनिवर्सल है, यानी कि पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गलती क्या कर रखी है, यहाँ पर इसको सुपरलेटिव बना रखा है, यहाँ पर इसको क्या बना रखा है, सुपरलेटिव बना रखा है। तो क्या हो जाएगा, सिनेमा प्रोवाइड्स, क्या हो जाएगा, आप आर्टिकल लगा सकते हो, अ यूनिवर्सल। क्या हो जाएगा, अ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल के साथ में आर्टिकल क्या आ जाएगा, अ। क्या आ जाएगा, अ। एन तो नहीं आएगा ना, क्योंकि इसका जो साउंड है यूनिवर्सल का वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल। तो इसका जो साउंड है, इसका जो पहला अक्षर है, इसका जो पहला अक्षर है वो क्या है, एक व्यंजन है, स्वर नहीं है, वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। तो क्या आ जाएगा, अ यूनिवर्सल। तो ना तो इसका कंपैरेटिव बनेगा ना इसका सुपरलेटिव बनेगा, ठीक है, मैंने बताया था। एब्सोल्यूट का क्या होता है,
नो कंपैरेटिव, ठीक है, नो सुपरलेटिव, नो कंपैरेटिव, नो सुपरलेटिव, ठीक है भाई, ऑल क्लियर। तो क्या हो जाएगा, सिनेमा प्रोवाइड्स अ यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट, ठीक है। ही इज टॉलर एंड मोस्ट हैंडसम, ही इज टॉलर एंड मोस्ट हैंडसम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखना, मैं आपको थोड़ा सा टाइम लगा के मैं इस एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट को आपको समझा देता हूं भाई, ठीक है। ठीक है भाई, देखो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, ही इज टॉलर एंड मोस्ट हैंडसम देन हिज फ्रेंड। एक बात बताओ, एंड क्या है, एंड एक कंजंक्शन है, ठीक है, जो दो शब्दों को जोड़ता है, जैसे इधर एक वर्ड होगा और इधर एक वर्ड होगा, ठीक है, और ये जो दोनों वर्ड होने चाहिए ना, वो क्या होने चाहिए, सेम रैंक के, यानी कि इक्वल रैंक के होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल रैंक के होने चाहिए, हाँ कि ना। एंड जो है हमेशा इक्वल रैंक की चीजों को जोड़ता है, एक जैसी चीजों को जोड़ता है ना, ऑपोजिट चीजों को नहीं जोड़ता है, कॉन्ट्रास्ट वाली चीजों को नहीं जोड़ता है, और अलग अलग रैंक की चीजों को भी नहीं जोड़ता है। समझ में आया। तो अगर मैं यहाँ पर एंड की मदद से, यहाँ पर मैं एंड की मदद से दो एडजेक्टिव को जोड़ रहा हूँ, एक यहाँ पर दे रखा है कंपैरेटिव, क्या दे रखा है, कंपैरेटिव दे रखा है, और एक आपको यहाँ पर दे रखा है सुपरलेटिव, क्या दे रखा है आपको यहाँ पर, सुपरलेटिव। तो क्या आप इसको सही बता सकते हो, क्या आप इसको ठीक बोल सकते हो। आप बोलोगे नहीं सर ठीक नहीं है ये, क्योंकि अगर मैं एंड से दो एडजेक्टिव को जोड़ रहा हूं तो वो दोनों एडजेक्टिव क्या होने चाहिए, इक्वल रैंक के होने चाहिए। इक्वल रैंक का मतलब कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव है तो दूसरा भी कंपैरेटिव, एक सुपरलेटिव है तो दूसरा भी सुपरलेटिव, ठीक है। इस तरीके से पॉजिटिव डिग्री है, एंड है तो दूसरा भी पॉजिटिव डिग्री का होना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री है, एंड है तो दूसरा भी कंपैरेटिव डिग्री का होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री है, एंड है तो अगला भी सुपरलेटिव डिग्री का ही होना चाहिए। ये चीज आपको याद रखना है अगर आप एंड की मदद से जोड़ते हो, एंड की मदद से जोड़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पर गलती क्या है, ही स्टॉलर, और देखो ओवरऑल यहाँ पर देखो, यहाँ पर देन लगा रखा है, क्या लगा रखा है, देन लगा रखा है, यानी कि आपको पढ़ के पता लग रहा है कि यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है। तो मैंने क्या बोला, ही स्टॉलर एंड मोस्ट हैंडसम देन। तो अगर आपको पता है कि भाई टॉल होने को भी कंपेयर कर रहे हैं और हैंडसम होने को भी कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर मोस्ट हैंडसम नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोर हैंडसम। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोर हैंडसम। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोर हैंडसम, क्योंकि देखो ये भी कंपैरेटिव और ये भी कंपैरेटिव। मैंने क्या बोला, एक कंपैरेटिव को दूसरे कंपैरेटिव से जोड़ सकते हो, तो क्या हो जाएगा, ही इज टॉलर एंड मोर हैंडसम देन। और अगर आपको लगे कि दोनों ही कंपैरेटिव हैं, दोनों ही क्या है, कंपैरेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको लगे कि दोनों ही कंपैरेटिव हैं और दोनों के साथ में देन का इस्तेमाल होना है, जैसे आपको पता है कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स हैं जब आप उनको कंपैरेटिव की तरह यूज करते हो तो वो अपने साथ में दैट नहीं लेते, बल्कि अपने साथ में क्या लेते हैं, टू, क्या लेते हैं, टू लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, ऐसे लिखो, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, है ना, ये अपने साथ में देन नहीं लेते, अपने साथ में क्या लेते हैं, टू लेते हैं। जब आप इनकी मदद से क्या करते हो, दो लोगों को, दो चीजों को कंपेयर करते हो तो वहां पर देन नहीं लगाते, वहां पर टू लगाते हैं। जैसे कि ही सीनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी, ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर लेना, ही सीनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी। यहां पर देन मी नहीं लगाना, यहां पर क्या लगाना है, टू मी, क्या लगाना है, टू मी लगाना है। आया समझ में, हाँ कि ना। तो जहां पर टू लगाना है वहां पर टू लगाना, जहां पर देन लगाना है वहां पर देन लगाना। लेकिन अगर मान के चलो मैंने दो एडजेक्टिव यहां पर जोड़े हैं, दोनों कंपैरेटिव डिग्री के हैं और मुझे पता है कि दोनों के साथ देन ही आता है, दोनों के साथ क्या आता है, देन, तो मैं दोनों के साथ अलग अलग देन नहीं लगाऊंगा, मैं दोनों के साथ में एक ही देन लगाऊंगा, दोनों के साथ में एक ही देन लगाऊंगा। ये देन इसका भी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा, ठीक है। अब मान के चलो मैं इस तरीके से कुछ लिख देता, मान के चलो मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दे देता, ठीक है, ही इज सीनियर बट, ही सीनियर बट ही सीनियर एंड मोर स्मार्ट। मोर की जगह पर क्या लिखो, स्मार्टर, क्या लिखो, स्मार्टर। ही इज सीनियर एंड स्मार्टर देन हिज मैनेजर, ठीक है। ही इज सीनियर एंड स्मार्टर देन हिज मैनेजर। एक चीज देखो यहां पर मैंने क्या लिखा, सीनियर, और यहां पर मैंने क्या लिखा, स्मार्टर, यानी कि मैंने दो कंपैरेटिव को जोड़ा, कंपैरेटिव डिग्री को जोड़ा मैंने एंड की मदद से, हाँ कि ना। सीनियर को भी यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए, स्मार्टर को भी यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए, दोनों कंपैरेटिव डिग्री है, मैंने एंड से जोड़ा हुआ है,
ठीक है, और यहाँ पर मैंने देन लगा दिया है। ये सेंटेंस आप बताओ करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो आपका आंसर होगा सर ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट होने का रीजन जानते हो? इनकरेक्ट होने का रीजन ये है कि मुझे पता है कि स्मार्टर के साथ में तो देन आता है। अगर मैं स्मार्ट को कंपेयर करने के लिए यूज कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम स्मार्टर देन माई ब्रदर, तो देन लगा दूंगा। लेकिन जब मैं सीनियर को यूज करता हूं कंपेयर करने के लिए तो वहां पर देन नहीं लगाते, वहां पर टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। तो सीनियर के साथ आपको अलग से टू लगाना पड़ेगा। केवल एक देन कब लगाते हैं? जब दोनों के साथ देन लगना होता है। जैसे टॉलर के साथ भी देन लगता है और मोर हैंडसम के साथ भी देन लगता है, लेकिन यहाँ पर सीनियर के साथ में क्या लगता है? टू। तो यहाँ पर आपको अलग से टू जो है वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, सीनियर के साथ में क्या आ जाएगा? टू, और स्मार्टर के साथ में क्या आ जाएगा? देन। क्या आ जाएगा? देन। तो ये चीज याद रखना कि अगर दो कंपैरेटिव्स को जोड़ रहे हो, एक के साथ में टू आना है, एक के साथ में देन आना है, तो अलग अलग लगाओ। लेकिन अगर दोनों के साथ देन आना है तो फिर आप क्या करो? एक ही देन लगाओगे। क्या करोगे? एक ही देन लगाओगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, हाँ कि ना? इसी तरीके से आप दो सुपरलेटिव को भी जोड़ सकते हो। आप दो सुपरलेटिव को भी जोड़ सकते हो, जैसे कि ही इज द स्मार्टेस्ट, ही इज द स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ हिज क्लास, ऑफ हिज क्लास। मतलब वो अपनी क्लास का क्या है? सबसे ज्यादा स्मार्ट है और सबसे ज्यादा क्या है? इंटेलिजेंट है। यानी कि मैंने यहाँ पर दो सुपरलेटिव को एंड की मदद से जोड़ा। मैंने यहाँ पर दो सुपरलेटिव को एंड की मदद से जोड़ा। तो यहाँ पर भी एक चीज आपको ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखना है? आप जानते हो कि सुपरलेटिव से पहले हम क्या लगाते हैं? द। सुपरलेटिव से पहले क्या लगाते हैं? द। तो जब आप दो सुपरलेटिव्स को जोड़ देते हो ना, तो द केवल पहले वाले के साथ आता है। जैसे यहाँ पर देन केवल लास्ट में आता है सेकंड वाले के साथ, अगर दोनों के साथ देन लगना है। ऐसे ही अगर मुझे पता है कि दो सुपरलेटिव है और दोनों के साथ द लगना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, शायद आपने कहीं पढ़ा भी ना हो ये। अगर दोनों के साथ द ही लगना है, जैसे ही इज द स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, तो दो बार द नहीं लगाना। ही इज द स्मार्टेस्ट एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट, गलत हो जाएगा वो। आर्टिकल आप जो द है वो आपको एक ही बार लगाना है। ऑल क्लियर? समझ में आया? यानी कि ये भी सेंटेंस ठीक है और ये भी सेंटेंस क्या है? ठीक है। मेरी बात को समझ गए? तो या तो दो पॉजिटिव को जोड़ो, या दो कंपैरेटिव को जोड़ो, या दो सुपरलेटिव को जोड़ो। दो कंपैरेटिव को जोड़ते हो, अगर दोनों के साथ देन लगना है तो सेकंड के साथ लगेगा, फर्स्ट के साथ नहीं लगेगा। अगर एक के साथ टू, एक के साथ देन लगना है तो दोनों के साथ अलग अलग लगेगा। अगर दो सुपरलेटिव को जोड़ रहे हो तो द जो है केवल पहले वाले के साथ में आ जाएगा। तो यहाँ पर गड़बड़ क्या है? ही इज टॉलर एंड मोर हैंडसम आ जाएगा। तो मोस्ट की जगह पर क्या आ जाएगा? मोर। मोस्ट की जगह पर क्या आ जाएगा? मोर हैंडसम। क्या आ जाएगा मेरे भाई? मोर हैंडसम। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, हाँ कि ना? आगे बढ़े। द यूज ऑफ केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स बिगेन आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन। यानी कि जो केमिकल का यूज है, इंसेक्टिसाइड यानी कि जो इंसेक्ट्स को मारने की दवाई होती है, पेस्टिसाइड कीड़े मकोड़ों को मारने की जो दवाई होती है, इनका इस्तेमाल कब शुरू हुआ? आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति के बाद। आपको क्या करना है? इंप्रूव करना है भाई इसको। आपको बताना क्या करना है? इंप्रूव करना है। ठीक है, इस वाले पार्ट को इंप्रूव करना है, जो रेड में है ना, इसको इंप्रूव करना है। यहाँ पर नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन नहीं है, यानी कि आपको इंप्रूव करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद होगा, कि इंप्रूवमेंट का मतलब या तो ये हो सकता है कि जो ऊपर दिया वो गलत है, उसकी जगह पर सही लिखना है, या तो ये हो सकता है कि वो सही है, उसकी जगह पे कुछ ऐसा लिखो जो उसकी मीनिंग को चेंज ना करे। तो यहाँ पर लिखा द यूज ऑफ केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो इंप्रूव करना है। तो यहाँ पर एक लिखा है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? अभ्यास, है ना? या कस्टम का मतलब क्या होता है? प्रथा। कस्टम का मतलब क्या होता है? प्रथा। किसी अपना रिलीजन का, किसी अपना कम्युनिटी का एक सेट वो होता है ना, नियम होता है किसी भी चीज को करने का, है ना, उसको बोलते हैं कस्टम। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? कंज्यूम करना। कंजम्पशन किससे बनता है? कंज्यूम करने से। कंज्यूम का मतलब क्या होता है? धारण करना। या कंज्यूम का मतलब पीना, जैसे कि कंज्यूम एल्कोहल, एल्कोहल पीना। ठीक है। और यूसेज का मतलब क्या होता है? इस्तेमाल। यूसेज का मतलब क्या होता है? इस्तेमाल। ऊपर किस चीज की बात हो रही है? इस्तेमाल की बात हो रही है, हाँ कि ना? यूज का मतलब इस्तेमाल होता है, हाँ कि ना? ऊपर भी इस्तेमाल की बात हो रही है और नीचे जो चौथा ऑप्शन मैंने दिया उसमें भी इस्तेमाल की बात हो रही है, क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल क्या है? अलग है। इसमें बात हो रही है प्रैक्टिस की, इसमें बात हो रही है कस्टम की, इसमें बात हो रही है कंजम्पशन की, इसमें बात हो रही है यूसेज की। तो जो मीनिंग यूसेज का है वही मीनिंग यूज का है, जो मीनिंग यूज का है वही मीनिंग यूसेज का है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यह आप लोगों ने शायद कर दिया होगा। ठीक है। हर पेंटिंग्स आर वे बेटर। वे बेटर का मतलब बेटर को थोड़ा सा वो करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए वे लगा देते हैं साथ में कभी कभी। वे बेटर मतलब बहुत ज्यादा बेहतर।
केवल बेटर भी लगा सकते थे तो उसका मतलब बन जाता कि बेहतर है, लेकिन वे बेटर का मतलब बहुत बेहतर है। तो हर पेंटिंग्स आर वे बेटर या मच बेटर भी लगा सकते हो इसकी जगह पर। क्या लगा सकते हो? मच बेटर। वे बेटर मच बेटर दोनों ठीक है, ठीक है। देन हर स्केचेस, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में ये वाला देन नहीं आता, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में ये वाला देन आता है, ठीक है। तो उस देन की जगह पर आ जाएगा ये वाला देन। आगे बढ़ो। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इंडेफिनेट आर्टिकल। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं भाई, इसमें से आपको देखना है कि किस ऑप्शन में जो इंडेफिनेट आर्टिकल है। इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? एक आपका ए होता है, एक आपका एन होता है। ये दोनों इंडेफिनेट आर्टिकल है, ये दोनों क्या है? इंडेफिनेट आर्टिकल है। तो आपको देखना है कि किस ऑप्शन में इंडेफिनेट आर्टिकल ठीक यूज किया हुआ है। देयर आर 3 कार्स पार्क्ड आउटसाइड अ मर्सिडीज, तो मर्सिडीज के साथ में आ आएगा, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब आप लिखते हो हिंदी में, देखो बहुत आसान तरीका है पहचानने का। अगर अ और एन को पहचानना चाहते हो, वैसे आपको पता होगा, अ और एन को पहचानना चाहते हो तो जो भी शब्द इसके बाद लिखा है ना उसको हिंदी में लिख लो। जैसे मर्सिडीज लिखा है, क्या लिखा है? मर्सिडीज। क्या लिखा है? मर्सिडीज। अब आपको बस ये देखना है इसका जो पहला अक्षर है वो एक स्वर है या एक व्यंजन है। थोड़ा सा हिंदी के तरीके से समझाता हूं, आसान है। स्वर का मतलब क्या होता है? अ से लेकर ज्ञ तक, सॉरी अ से लेकर अह यहां तक जो होता है। और व्यंजन का मतलब क्या होता है? क से लेकर ज्ञ तक। तो बस आपको देखना है कि जो म है वो इसमें आता है कि इसमें आता है? वो इसमें आता है, व्यंजन में आता है। तो व्यंजन का मतलब क्या लग जाएगा? एन। व्यंजन का मतलब क्या लग जाएगा? सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। व्यंजन का मतलब क्या लग जाएगा? अ। अगर व्यंजन में आ रहा है तो अ लग जाएगा, अगर स्वर में आ रहा है तो अ लग जाएगा। तो मर्सिडीज का म जो है व्यंजन में आ रहा है, इस कैटेगरी में आ रहा है तो अ लग जाएगा व्यंजन में। जैगुआर, जैगुआर जब आप लिखते हो जैगुआर, क्या लिखते हो? जैगुआर। तो पहला क्या आ रहा है? ज। ज इसमें आता है यानी कि व्यंजन में, तो व्यंजन के साथ अ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एन आ रहा है तो ये गलत है। ये क्या है? गलत है। मर्सिडीज के साथ आ आएगा, ये गलत है। मर्सिडीज जैगुआर दोनों के साथ आ आएगा। फियाट, फियाट के साथ भी आएगा क्योंकि फ से शुरू हो रहा है, फ एक व्यंजन है, ये आंसर है। इसको भी देख लो, जैगुआर के साथ एन लगा रखा जो कि क्या है? गलत है, ठीक है। सिंपल। आगे बढ़े। ही इज फास्टर देन स्मार्टर, ही इज फास्टर देन स्मार्टर। अच्छा, आपको ये चीज पता है कि जब हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं और हम क्या लगाते हैं? देन। क्या लगाते हैं? देन लगाते हैं। अब आप कहोगे सर ठीक तो है, सर ये भी कंपैरेटिव है और सर ये भी कंपैरेटिव है और सर यहाँ पर देन लगा रखा है। एक बात बताओ, अगर मैं लिख दूं ही इज, ध्यान से देखना, ही इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर, ही इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? यहां पर मैं कंपेयर कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। यहां पर मैं कंपेयर कर रहा हूं, किसको कंपेयर कर रहा हूं? इस ही को कंपेयर कर रहा हूं हिज ब्रदर से। यानी कि यहां पर मैं 2 अलग व्यक्तियों को कंपेयर कर रहा हूं, यहां पर मैं 2 अलग व्यक्ति को कंपेयर कर रहा हूं। जब भी आप 2 अलग व्यक्ति को या 2 अलग वस्तु को, 2 अलग प्लेसेस को कंपेयर करते हो तो सिंपल तरीका है कि एक व्यक्ति या एक प्लेस यहां पर और दूसरा व्यक्ति या दूसरा प्लेस यहां पर, उनके बीच में कंपैरेटिव डिग्री और साथ में क्या आ जाएगा? देन या टू। देन आना होगा तो देन, टू आना होगा तो टू। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे 2 अलग अलग व्यक्तियों या 2 अलग अलग प्लेसेस या 2 अलग अलग चीजों या जानवरों को कंपेयर नहीं करना, बल्कि एक ही इंसान की 2 अलग अलग क्वालिटीज हैं, मुझे उनको कंपेयर करना आपस में। अब यहां पर 2 इंसान नहीं है, जैसे अगर मैं यहां पर लिख दूं कि ही इज मोर स्मार्ट देन क्लेवर, ही इज मोर स्मार्ट देन क्लेवर, मैंने इस तरीके से लिख दिया, ही इज मोर स्मार्ट देन क्लेवर। अब आप मुझे बताओ, यहां पर देखो कंपैरिजन किया जा रहा है, यहां पर जो है कंपैरिजन किया जा रहा है, ही इज मोर स्मार्ट देन क्लेवर, कंपैरिजन किया जा रहा है, देन लगा रखा है, यहां पर क्लेवर लगा रखा है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि जिसको मैं कंपेयर कर रहा हूं वो तो ही है, यहां पर दूसरा व्यक्ति कौन है जिसको कंपेयर कर रहा हूं? जिसको मैं कंपेयर कर रहा हूं वो तो ही है। यहां पर दूसरा वो कौन सा व्यक्ति है जिसको मैं कंपेयर कर रहा हूं? ही से। तो आप कहोगे सर दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, यानी कि स्मार्ट कौन है? ये ही है। क्लेवर भी कौन है? ये ही है। यानी कि मैं ही की 2 अलग अलग क्वालिटीज हैं, एक ही व्यक्ति की, यहां पर लिखो एक ही व्यक्ति की 2 अलग अलग क्वालिटीज, 2 अलग अलग क्वालिटीज को मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? कंपेयर कर रहा हूं। यहां पर 2 व्यक्ति या 2 वस्तु नहीं है, बल्कि एक ही व्यक्ति की 2 अलग अलग क्वालिटीज हैं। तो जब आप एक ही व्यक्ति की 2 अलग अलग क्वालिटीज को कंपेयर करते हो ना, तो उसका जो स्ट्रक्चर बनता है, उसका जो क्या बनता है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ध्यान में रखना, स्ट्रक्चर उसका कैसे बनता है? मोर के साथ में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद देन आएगा, उसके बाद दूसरा जो एडजेक्टिव है जिसको आप कंपेयर कर रहे हो वो भी पॉजिटिव डिग्री में आएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर
ये आप क्या कर रहे हो सर? अभी तो आपने कहा था सर कि जब हम कंपेयर करते हैं तो सर हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, है ना? और एक कॉन्सेप्ट और आपको पता है कि जैसे स्मार्ट का स्मार्टर होता है, जैसे स्मार्ट का स्मार्टर होता है, तो जिस एडजेक्टिव का मेरे पास ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, जैसे स्मार्ट का स्मार्टर है, तो इसके साथ में कभी मोर नहीं आता। हम कभी भी ये नहीं बोलते कि मोर स्मार्ट। जब स्मार्ट का स्मार्टर बन रहा है तो मोर स्मार्ट क्यों बोले भाई? मोर तब लगाते हैं जब उसका खुद का कंपैरेटिव नहीं बनता। जैसे हैंडसम को बोलते हैं मोर हैंडसम, ब्यूटीफुल को बोलते हैं मोर ब्यूटीफुल, समझ में आ रहा? हार्ड वर्किंग को बोलते हैं मोर हार्ड वर्किंग। लेकिन जब स्मार्ट का स्मार्टर है तो हमने सर यहाँ पर मोर स्मार्टर क्यों लगा, हमने यहाँ पर मोर स्मार्ट क्यों लगाया, हमने यहाँ पर स्मार्टर क्यों नहीं लिखा, जबकि ऊपर तुमने स्मार्टर लिखा है? आराम से समझो, जब दो अलग अलग व्यक्ति हो, दो अलग अलग वस्तु हो, दो अलग अलग प्लेसेस हो, तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। जैसे स्मार्ट का स्मार्टर, हाई का हायर, टॉल का टॉलर, हैंडसम का मोर हैंडसम, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव डिग्री का। लेकिन जब एक ही व्यक्ति हो, उसकी दो अलग अलग क्वालिटीज हो, तो कभी भी यहां पर कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाते। चाहे उसका कंपैरेटिव बन रहा हो या कंपैरेटिव ना बन रहा हो, आपको हमेशा मोर के साथ में पॉजिटिव डिग्री लगाना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, हमेशा आपको मोर के साथ में पॉजिटिव डिग्री ही लगाना होता है, और जो अगला आता है वो भी पॉजिटिव डिग्री में ही आता है। ये चीज ध्यान रखना। अगर मैं इसमें कर देता ना ही इज मोर स्मार्ट, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि यहां पर दो अलग व्यक्ति हैं, लेकिन यहां पर एक ही व्यक्ति है, तो यहां पर मोर के साथ स्मार्ट होगा। स्मार्टर मत कर देना, यहां पर स्मार्टर कर दोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे देखो, ही इज फास्टर देन स्मार्टर, यानी कि यहां पर दो क्वालिटीज है। एक क्वालिटी है फास्ट होने की और एक क्वालिटी है स्मार्ट होने की। ये दोनों क्वालिटी किसकी है? ही की है, क्योंकि यहां पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। यानी कि ही की मैं दो क्वालिटीज को कंपेयर कर रहा हूं, तो इसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए आपका यही, मोर के साथ में पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, और उसके बाद में देन, और उसके बाद में दूसरा जो एडजेक्टिव आएगा वो भी किस में आएगा? पॉजिटिव डिग्री में। बोलो हाँ की ना? तो यानी कि मोर फास्ट, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए? ही इज मोर, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? ही इज फास्ट, फास्टर की जगह पर क्या हो जाएगा? मोर फास्ट। क्या हो जाएगा? ही इज मोर फास्ट देन, और इसके बाद स्मार्टर नहीं आएगा, क्या आएगा? स्मार्ट। दोनों के दोनों पॉजिटिव में आएंगे, ठीक है भाई? ये इसका सही आंसर है, ढूंढो। मोर फास्ट देन स्मार्ट, ये रहा, देखो, मोर फास्ट देन स्मार्ट। इसको इंप्रूव करना था, फास्टर नहीं होगा, फास्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा? ये, मोर फास्ट देन स्मार्ट। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? जब हम एक ही सब्जेक्ट या एक ही नाउन की दो अलग अलग क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो वहां पर हमेशा आपको ध्यान रखना कि वहां पर क्या हो जाएगा? हम कभी भी कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करते, कभी भी कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करते। वहां पर मोर के साथ में पॉजिटिव लगाते हैं, और अगला वाला जो वो भी किस में आता है? पॉजिटिव में आता है। लेकिन नॉर्मल केसेस में जब दो व्यक्ति हैं या दो वस्तुएं हैं, दो स्थान है, तो वहां पर कंपैरेटिव ही आएगा। वहां पर कंपैरेटिव को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना आपको, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मैं बोलूं, यू आर मोर स्मार्ट देन राहुल, ये सेंटेंस सही है गलत है? यू आर मोर स्मार्ट देन राहुल, ये गलत है, क्योंकि यहां पर कंपैरिजन दो लोगों के बीच में हो रहा है, यू और राहुल, दो लोगों के बीच में हो रहा है। तो यहां पर मोर के साथ में पॉजिटिव क्या कर रहा है? यहां पर क्या आएगा? स्मार्टर। क्या आएगा? स्मार्टर। यहां पर डायरेक्ट कंपैरेटिव आएगा, क्योंकि दो अलग अलग हो गए ना, ठीक है? आया समझ में भाई? द ताजमहल इज वन ऑफ द मच पॉपुलर, वन ऑफ द मच पॉपुलर या वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर? द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, मतलब जितने भी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं उनमें से ताजमहल एक है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर की बात हो रही है, द लगा के सुपरलेटिव डिग्री लगाना है, मच नहीं लगाना। मच क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, तो क्या आ जाएगा? द मोस्ट पॉपुलर, ठीक है? ताजमहल इज द मोस्ट पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। शी ट्रस्टेड हर हस्बैंड बट ही स्टैब्ड हर इन द नेक, इसको इंप्रूव करना है। स्टैब्ड हर इन द नेक, बोलते ना पीठ पे छुरा घोपना, पीठ पे छुरा घोपना, क्या मतलब होता है? धोखा देना, धोखा देना। तो इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में हम टर्म यूज करते हैं टू स्टैब, टू स्टैब इन द बैक। बैक मतलब पीठ पे, नेक नहीं होगा, बैक होगा। क्या हो जाएगा? स्टैब्ड हर इन द बैक, ठीक है? ब्लैंक्स को फिल करना भाई, फटाफट से करते हैं इसको। ओबेरॉन डजंट लाइक द वे, ओबेरॉन जो है ना पसंद नहीं करता है तरीका, डजंट लाइक द वे, डजंट लाइक द वे प्रेजेंट है, डजंट आ रहा है, डजंट लाइक द वे डिमेट्रियस की जो डिमेट्रियस है डैश टू हेलेना,
कि डेमेट्रियस जिस तरीके से हेलेना से बात करता है ना, वो तरीका ओबेरॉन को पसंद नहीं है। तो यहाँ पर अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो ये भी प्रेजेंट की बात करेगा, तो ये पास्ट है, खत्म हो गया। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अगर देखो डेमेट्रियस के बाद में डायरेक्ट टॉकिंग लगा दोगे तो वो भी गलत है, क्योंकि डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद कभी V1 ING नहीं आता। V1 ING लगाने के लिए आपको या तो इजेमार लगाना पड़ेगा या वॉजवर लगाना पड़ेगा, है ना, कॉन्टिन्यूअस में उसको लाना पड़ेगा, डायरेक्ट V1 ING नहीं आएगा। टू टॉक नहीं होगा, मैंने क्या बोला, प्रेजेंट में चाहिए डेमेट्रियस टू टॉक। डेमेट्रियस टू टॉक क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में 2 + V1 थोड़ी होता है, ये 2 + V1 तब होता है जब इसके पहले भी एक वर्ब होता है, लाइक टू टॉक ऐसे करके कुछ होता, मतलब पहले भी एक वर्ब होता तब आगे इन्फिनिटिव आता ना। तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, टॉक्स। डेमेट्रियस थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाएगा एक वर्ब आपका टॉक्स। कि ओबेरॉन को तरीका पसंद नहीं है जिस तरीके से डेमेट्रियस बात करता है हेलेना से, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही तो टॉक्स टू हेलेना, टॉक्स टू हेलेना। आवर्स इज डैश हाउस ऑफ ऑल द हाउसेज इन आवर एरिया, ऑफ ऑल द हाउसेज इन आवर एरिया। एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताऊं, एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट, बहुत आराम से समझना। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, बस आप मुझे इतना बता देना कि ठीक है गलत है, मतलब लाइव तो है नहीं क्लास, तो आप अपने मन में रखना और फिर आप देखना कि आपका ठीक था गलत था। जैसे मैं लिखूं विराट कोहली इज मोर फेमस देन एनी प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। आपको ये देखना है कि सही है गलत है, सही है या गलत है। एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देता हूं, डायमंड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल इन द वर्ल्ड। ये मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, आपको देखकर बताना कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। पहले आप देख लो, ठीक है, पॉज करके आप देख सकते हो। कर लिया आप लोगों ने, तो भैया ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल जो है गलत है, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल गलत है, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक होता है एनी और एक होता है एनी अदर, एक होता है एनी अदर। बहुत ध्यान से इस दोनों को समझना, एक होता है एनी, एक होता है एनी अदर, ठीक है। जब आप किसी एक व्यक्ति को, जब आप किसी एक व्यक्ति या वस्तु को या स्थान को, जब आप किसी एक व्यक्ति वस्तु या स्थान को कंपेयर करते हो किससे, उसी के जैसे, उसी के जैसे दूसरे व्यक्ति वस्तु या स्थान से। जैसे यहां पर मैंने विराट कोहली को कंपेयर किया किससे, इंडियन क्रिकेट प्लेयर से, है ना, इंडियन क्रिकेट प्लेयर से कंपेयर किया मैंने। विराट कोहली भी खुद एक प्लेयर है, यानी कि मैंने विराट कोहली को प्लेयर से कंपेयर किया, किसके प्लेयर से, जो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर है। यानी कि जिसको मैं कंपेयर कर रहा हूं वो खुद भी इस चीज का एक पार्ट है। मेरी बात को ध्यान से समझो, अगर मैं किसी एक व्यक्ति वस्तु या स्थान को कंपेयर कर रहा हूं और जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूं वो खुद भी उसी चीज का एक पार्ट है, उसी चीज का एक हिस्सा है। जैसे मैं विराट कोहली को कंपेयर कर रहा हूं, तो मैं जिससे कंपेयर कर रहा हूं विराट कोहली खुद भी तो इसी कैटेगरी में आता है, बोलो हाँ कि ना। भैया विराट कोहली भी तो एक प्लेयर है, किसका, इंडियन क्रिकेट टीम का, किसी अलग टीम का तो नहीं है। अगर मैं यहां पर लिख देता ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, क्या लिख देता मैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, अब आपको पता है कि ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि विराट कोहली इसका एक पार्ट नहीं होता। लेकिन अभी मुझे अच्छे से पता है कि जो विराट कोहली है वो इसका एक पार्ट है, यानी कि विराट कोहली को मैं इससे कंपेयर कर रहा हूं और विराट कोहली खुद इस चीज का एक पार्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो जब आपको ऐसा लगे ना कि जिसको आप कंपेयर कर रहे हो वो खुद इस चीज का एक पार्ट है, वो खुद क्या इस चीज का एक पार्ट है, तो वहां पर कभी भी आप एनी नहीं लगाओगे, वहां पर आप क्या लगाओगे, एनी अदर। क्या लगाओगे, एनी अदर। क्या लगाओगे, एनी अदर। समझाता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं कि विराट कोहली जो है ना वो इंडियन क्रिकेट टीम के किसी भी प्लेयर से, यहां पर एनी प्लेयर का मतलब है किसी भी प्लेयर से ज्यादा फेमस है। अगर मैं बोल रहा हूं इंडियन क्रिकेट टीम के किसी भी प्लेयर से, तो किसी भी प्लेयर में तो ये खुद भी शामिल हो गया। तो क्या मैं इसको इसी से कंपेयर कर सकता हूं, नहीं कर सकता। मेरी बात समझे, विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम के किसी भी प्लेयर से बेहतर है, तो इंडियन क्रिकेट टीम के किसी भी प्लेयर, तो उस किसी में भी तो ये भी आ रहा है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इस कैटेगरी से निकालना पड़ेगा। मेरी बात को समझे, आपको इसको इस कैटेगरी से निकालना पड़ेगा, तभी तो कंपेयर कर पाओगे।
सेम कैटेगरी में रखोगे तो कैसे कंपेयर कर पाओगे? आपको उस कैटेगरी से उसको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और निकालने के लिए क्या कर देना आपको, एनी के साथ में अदर लगा देना है। एनी के साथ में क्या लगा देना है, अदर। अब एनी अदर का क्या मतलब हुआ, एनी अदर प्लेयर मतलब विराट कोहली जो है ना इंडियन क्रिकेट टीम के बाकी किसी अन्य खिलाड़ी से, तो बाकी किसी अन्य का मतलब कि विराट कोहली को उसमें से हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। बाकी किसी अन्य खिलाड़ी से बेहतर है मतलब विराट कोहली को हमने इस कैटेगरी से निकाल दिया। मतलब अगर इंडियन क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी है तो 11 में से एक को हमने निकाल दिया। अब यानी कि बात 10 की ही हो रही है। एनी अदर का मतलब बात 10 की हो रही है कि एनी अदर प्लेयर मतलब किसी अन्य खिलाड़ी के मुकाबले, तो अन्य का मतलब विराट कोहली उसका पार्ट नहीं है, तो यहां पर एनी की जगह पर क्या आ जाएगा, एनी अदर। अगला, डायमंड इज मोर प्रेशियस। डायमंड जो है वो ज्यादा क्या है, प्रेशियस है, यानी कि ज्यादा कीमती है। ज्यादा क्या है, कीमती है। देखो कंपेयर किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, यहां पर भी कंपेयर किया जा रहा था, यहां पर भी कंपेयर किया जा रहा है। अच्छा भाई, कंपेयर मैं कर रहा हूं डायमंड को, किससे कंपेयर कर रहा हूं, एनी अदर मेटल इन द वर्ल्ड। एनी अदर मेटल इन द वर्ल्ड यानी कि मैं डायमंड को कंपेयर कर रहा हूं दुनिया के सभी मेटल से। मैं डायमंड को कंपेयर कर रहा हूं दुनिया के सभी मेटल से। तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या ये जो है इसी कैटेगरी का एक पार्ट है, क्या डायमंड इसी कैटेगरी का एक पार्ट है। यानी कि जैसे विराट कोहली खुद इस कैटेगरी का हिस्सा था, मतलब विराट कोहली भी एक प्लेयर था, तो उसको मैंने अलग करने के लिए एनी के साथ अदर लगा दिया। क्या डायमंड जो है मेटल का एक पार्ट है, क्या डायमंड एक मेटल है, क्या डायमंड एक मेटल है, तो डायमंड एक मेटल नहीं है। तो अगर डायमंड एक मेटल नहीं है यानी कि ये ऑलरेडी क्या है, इससे अलग है। ये ऑलरेडी इस वाले पार्ट से अलग है, ये इसका हिस्सा नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। तो जब दोनों ऑलरेडी अलग अलग हैं, जब दोनों क्या है, ऑलरेडी अलग अलग हैं, तो वहां पर आपको अदर लगाने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर केवल क्या लगता है, एनी। क्या समझे, जब दोनों अपने आप में अलग अलग है, जैसे डायमंड अलग है और मेटल अलग है, तो यहां पर क्या लग जाएगा, एनी। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, डायमंड दुनिया के किसी भी मेटल से ज्यादा कीमती है, दुनिया के किसी भी मेटल से। उस मेटल में ये तो नहीं आ रहा क्योंकि ये तो मेटल है ही नहीं, है ना। तो डायमंड दुनिया के किसी भी मेटल से क्या है, ज्यादा कीमती है, किसी भी मेटल से। तो उस किसी भी में ये नहीं आ रहा, तो ऑलरेडी क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहाँ पर एनी आएगा, यहाँ पर एनी अदर नहीं आएगा। अदर तभी आएगा जब वो खुद इसका एक पार्ट हो, जब वो खुद इसका एक पार्ट हो और दोनों को अलग करना हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और अगर समझा जाए तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, और इस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो आवर्स इज, अब देखो यहां पर एक ये दे दिया। दूसरी चीज आपको जो याद रखनी है वो आपको क्या याद रखना है कि कभी भी एनी या एनी अदर, कभी भी एनी या एनी अदर, ठीक है, या ऑल अदर, कभी भी सुपरलेटिव में यूज नहीं होते। ठीक है, नॉट यूज्ड विद सुपरलेटिव, नॉट यूज्ड विद सुपरलेटिव, सुपरलेटिव में यूज नहीं होता ये। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखो हमने क्या कर रखा है, आवर्स इज डैश हाउस ऑफ ऑल द, ऑल अदर नहीं आ सकता, ऑल अदर नहीं आ सकता, बल्कि उसकी जगह पर क्या आता है, ऑल द। क्या आता है, ऑल द इज यूज्ड इन सुपरलेटिव, ठीक है। यानी कि सुपरलेटिव में हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑल द। क्या यूज करते हैं, ऑल द। ऑल अदर यूज नहीं करते हम लोग, ऑल द यूज करते हैं। समय लगा समझाने में आपको, लेकिन आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अब कभी जिंदगी में आप भूलोगे नहीं कि अगर इस कैटेगरी का हिस्सा है तो एनी अदर लगा देना है इसको अलग निकालने के लिए, अगर ये इसका हिस्सा नहीं है तो वहां पर सिर्फ एनी लगा देना है। ठीक है भाई, और मैंने क्या बताया कि सुपरलेटिव में कभी ना तो एनी आता, ना एनी अदर आता, ना ऑल अदर आता, अदर वाला नहीं आता कोई भी। ठीक है, बल्कि वहां पर क्या आता है, ऑल द। क्या आता है, ऑल द। जैसे यहां पर आ रखा है ऑल द, तो ऑल द का मतलब आप समझ गए कि यहां पर सुपरलेटिव आएगा, यहां पर क्या आएगा, सुपरलेटिव आएगा। याद रख लोगे इसको, ऑल द का मतलब सुपरलेटिव आएगा। तो मोर बिगर नहीं, द बिगेस्ट, यस दिस इज सुपरलेटिव। द मोस्ट बिगेस्ट नहीं होगा। अब आपको सर ये भी तो सुपरलेटिव है, तो जब बिगेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव है तो मोस्ट की रिक्वायरमेंट है क्या, मुझे अभी बताया था मैंने कि जब बिग का सुपरलेटिव बिगेस्ट होता है तो अलग से मोस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। मोस्ट तब लगाते हैं जब उसका सुपरलेटिव ना बन रहा हो। ठीक है, द बिगर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, द बिगेस्ट। क्या हो जाएगा, द बिगेस्ट। आवर्स इज द बिगेस्ट हाउस, आवर्स इज द बिगेस्ट हाउस। कुछ बच्चे इस आवर्स को देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये आवर्स क्या लिखा हुआ है, सर ये जो आवर्स है ना भाई, इस आवर्स का मतलब क्या है, इस आवर्स का मतलब है आवर प्लस नाउन, आवर प्लस नाउन। यह आपका एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, यह आपका क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। इसका मतलब होता है आवर के साथ में एक नाउन, यानी कि मैं इस आवर्स की जगह पर क्या लिख सकता हूं, आवर, और आवर के साथ में नाउन। कौन से नाउन की बात हो रही है, हाउस की। यानी कि आप इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हो, बिल्कुल सेम मीनिंग देगा। आवर हाउस इज द बिगेस्ट हाउस, सेम मीनिंग देगा आवर्स आपको। ठीक है, ईयरली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैव अ डैश इम्पैक्ट, मतलब जो
पहले के जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होते हैं ना, बच्चे के शुरुआती बचपन के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, हैव अ डैश इम्पैक्ट, उसका एक बहुत डैश इम्पैक्ट होता है। परफेक्ट इम्पैक्ट होता है, या प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है गहरा इम्पैक्ट, या बेसिक या सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है नॉट इंपॉर्टेंट, सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है नॉट इंपॉर्टेंट, यानी कि ऊपरी ऊपरी तौर पर। सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है ऊपरी तौर पर, जब आप किसी चीज को सीरियसली नहीं लेते हो तो उसको बोलते हैं सुपरफिशियल। क्या बोलते हैं सुपरफिशियल। तो क्या हो सकता है इसका आंसर, हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट, मतलब बचपन के जो शुरुआती एक्सपीरियंसेस होते हैं वो किसी बच्चे के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं, गहरा प्रभाव, यानी कि प्रोफाउंड इम्पैक्ट। द टाइग्रेस, टाइगर का फीमेल वर्जन है ये, द टाइग्रेस दैट वाज किल्ड बाय द विलेजर्स, जिसको गांव वालों ने मार दिया था, वाज नॉट ओनली, देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर बनता है, मैंने बताया था, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। तो ब्लैंक में क्या आ जाएगा, बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ही जनरली अवॉइड्स आर्ग्यूमेंट्स, वो जनरली आर्ग्यूमेंट्स जो है ना अवॉइड करता है, आर्ग्यूमेंट्स उसको पसंद नहीं है, एज क्योंकि ही इज डैश बाय नेचर। अगर कोई बंदा आर्ग्यूमेंट अवॉइड कर रहा है तो वो नेचर में क्या है, क्वेश्चनेबल है, मतलब उसके नेचर पे प्रश्न उठा सकते हैं नहीं, या वो बार बार प्रश्न करता है नहीं। रिलायबल यानी कि भरोसेमंद, वो भरोसेमंद है इसलिए वो आर्ग्यू अवॉइड करता है, ये कोई मैच नहीं कर रहा, ठीक है। क्विक माइंडेड का मतलब क्या होता है, शार्प, जो तेज है बुद्धि से, जो जल्दी से दिमाग दौड़ा लेता है, जल्दी रिस्पॉन्स कर देता है। पीसफुल का मतलब शांत, कि भैया उसका नेचर जो है ना शांत है, इसलिए वो बहसबाजी में बिलीव नहीं करता। पीसफुल बाय नेचर, पीसफुल बाय नेचर, एमटी इसका क्वेश्चन है। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 गेव देयर टीचर अ गिफ्ट, स्टूडेंट्स ने अपने टीचर को गिफ्ट दिया, विच वॉज डैश टू हर, जो उसके लिए रिवीलिंग था। रिवीलिंग का मतलब होता है खुलासा करने वाला। क्या खुलासा करने वाला, कुछ खुलासा करने की बात हो रही है, नहीं हो रही है भाई। जो उसके लिए शॉकिंग था, भाई गिफ्ट दे रहे हैं तो शॉकिंग क्या है इसमें, शॉकिंग का मतलब क्या होता है, जिसको देखकर सुनकर शॉक लगे, अचंभा हो। कंफ्यूजिंग था या सरप्राइजिंग था, सरप्राइजिंग था, क्योंकि बच्चों ने गिफ्ट दिया तो टीचर के लिए वो सरप्राइजिंग था कि यार बच्चों ने गिफ्ट दे दिया, वाह बहुत बड़ा सरप्राइज मिल गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन, टाइम नहीं लेते इस पे। ही इज डैश ऑफ मैनी चेन स्नैचिंग केसेस इन दरियागंज, ही इज डैश, वो डैश है ऑफ मैनी चेन स्नैचिंग, मतलब छीना झपटी केसेस में क्या है, वो डैश है, छीना झपटी के केसेस में वो डैश है दरियागंज में। तो क्या है, अक्यूज्ड है, देखो अक्यूज्ड की ही अलग अलग स्पेलिंग दे रखी है, तो सही स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है अक्यूज्ड। अक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, अक्यूज्ड का मतलब कौन होता है, आरोपी, ठीक है। और अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, शामिल होना, किस चीज में, दोष में, ठीक है, ठीक है भाई, अक्यूज्ड ऑफ। हर स्टोरीज पेड डैश टू हर मदर, उसकी जो कहानियां है ना, उसकी कहानियों ने पे किया, क्या पे किया, डैश टू हर मदर, अपनी मदर को डैश पे किया, होम शी रिगार्डेड एज द गॉडेस ऑफ ब्रेवरी, अपनी मदर को वो मानती थी क्या, गॉडेस ऑफ ब्रेवरी, यानी कि बहादुर, मतलब बहादुरी की गॉडेस मानती थी, वो क्या मानती थी, बहादुरी की गॉडेस। तो एक टर्म होता है टू पे होमाज, पे होमाज, पे होमाज का मतलब क्या होता है, श्रद्धांजलि देना, क्या देना, श्रद्धांजलि देना, मतलब उसकी जो कहानियां थी, उसकी कहानियों ने अपनी माता को श्रद्धांजलि दी। माता दुनिया में नहीं तो कहानियों के थ्रू, बोलते हैं ना कि हम लोग गीत के थ्रू, कहानी के थ्रू किसी को श्रद्धांजलि करते हैं, तो क्या बोलते हैं, टू पे होमाज, क्या बोलते हैं, टू पे होमाज, ये आंसर हो जाएगा इसका। फ्रस्ट्रेशन आपको पता ही है, निराशा, डिसअपॉइंटमेंट। सेंटहुड का मतलब क्या है, सेंट का मतलब क्या होता है, संत, सेंट का मतलब क्या होता है, संत। तो जो आपका जो संतपना है, आपका जो संत वाला लाइफ है, उसको क्या बोलते हैं, सेंटहुड, क्या बोलते हैं, सेंटहुड। फ्रस्ट्रेशन मतलब आपको पता ही है, डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। तो उसने डिसअपॉइंटमेंट नहीं पे किया, उसने सेंटहुड नहीं पे किया, उसने होमाज पे किया, होमाज का मतलब श्रद्धांजलि, होमाज का मतलब श्रद्धांजलि, उसने श्रद्धांजलि पे किया। एब्सोल्यूटनेस का मतलब क्या होता है, पूर्णता, ठीक है, किसी चीज का पूर्ण होना। सुरेश हैज बीन लर्निंग तमिल, ये तमिल है, सुरेश जो है तमिल सीख रहा है, हैज बीन लर्निंग तमिल, तमिल सीख रहा है डैश 2 मंथ्स। तो आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसके अंदर सिंस 4 आता है, टाइम के पहले क्या आता है, सिंस 4, क्या आता है, सिंस 4। सिंस 4 का यूज नहीं पता तो बता देता हूं, सिंस आता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सिंस आता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और 4 आता है आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए आता है, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जब आपका फोकस समय की पीरियड बताने पे हो, अवधि बताने पे हो। जैसे आप किसी को बोलते हो कि भाई मैं इस काम को 10 साल से कर रहा हूं,
आप उसको ऐसे भी बोल सकते थे कि मैं इस काम को 2014 से कर रहा हूं, लेकिन आपने 10 साल ही क्यों बोला? क्योंकि आप उसको बताना चाह रहे हो कि मेरे को इतना एक्सपीरियंस है। अगर आप ये बोलते हो कि मैं इस काम को 2014 से कर रहा हूं, मतलब आपका फोकस इस चीज पे नहीं है कि आप कितने साल से इस काम को कर रहे हो या आपको कितना एक्सपीरियंस है, आप बस एक स्टार्टिंग पॉइंट बताना चाह रहे हो किसी को। तो जब आप स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हो जैसे 2014, तो सिंस लगा दोगे। लेकिन जब आप उसी को पीरियड में कन्वर्ट कर देते हो, जैसे 2014 की जगह क्या बोलो 10 साल, तो वो क्या बन जाएगा? उसके साथ में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि सिंस का जो मेजर यूज होता है वो कैसे होता है? जैसे कि सिंस 2 AM या 2 PM, ठीक है, यानी कि जब एग्जैक्ट टाइम बताना हो। समझ में आ रहा है? या AM PM की जगह पर क्या बोल देंगे? 2 o'clock। जब इस तरीके से भी एग्जैक्ट टाइम बताना हो, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, इस तरीके से बताना हो। पार्ट्स ऑफ डे अगर हो, मॉर्निंग इवनिंग, ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून, पार्ट्स ऑफ डे की जब हम बात करें तो भी क्या आ जाएगा? सिंस आ जाएगा। किसी मंथ की बात करो, जनवरी फरवरी, ठीक है, तो भी सिंस आ जाएगा। किसी डे की बात करो, संडे मंडे, तो भी क्या आ जाएगा? सिंस आ जाएगा। किसी ईयर की बात करो, जैसे 1995, तो भी सिंस आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके जीवन में अलग अलग पड़ाव आते हैं, जैसे बचपन, बुढ़ापा, जवानी, है ना, चाइल्डहुड हो या कोई भी आपके जीवन का स्टेज हो, इन सब के साथ क्या आ जाएगा? इन सब के साथ आ जाएगा आपका सिंस, क्योंकि ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है। ये सब क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। और जब आप पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हो तो क्या लग जाता है? 4 लग जाता है ना। जैसे कि 4 2 डेज, 2 दिन से, तो 2 दिन का मतलब मैं पीरियड बता रहा हूँ कि 2 दिन। मैं ऐसे भी बोल सकता था कि इतनी तारीख से, है ना, 2 दिन से या 2 महीने से, डेज हो, मंथ्स हो, इस तरीके से लिखा हो मंथ्स हो, या इस तरीके से ईयर्स लिखा हो, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इन सब के साथ में क्या आ जाता है? 4 आ जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? 2 मंथ्स, तो 2 मंथ्स क्या है? पीरियड को बता रहा है। एक पॉइंट तो नहीं दिया ना मैंने आपको यहाँ पर। मैं आपको ये भी बोल सकता था, जैसे भी अगस्त चल रहा है तो मैं आपको बोल सकता था जून से, तो अगर मैं जून बोल देता तो मतलब एक पॉइंट दिया मैंने आपको, स्टार्टिंग पॉइंट, तो वहां पर सिंस आता। लेकिन मैंने क्या बोला? 2 मंथ्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 2 मंथ्स। क्या आ जाएगा? 4 2 मंथ्स, ठीक है। सिंस 4 का छोटा सा यूज है, इसको याद रखना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, कैन यू कोट, क्या तुम कोट कर सकते हो? कोट का मतलब वर्णन करना या बोलना। कैन यू कोट एनी डैश इन योर फेवर, क्या तुम अपने फेवर में कोई कोट कर सकते हो? क्या कोट कर सकते हो? प्रेसिडेंट, लाइंस, समरी या आंसर। आंसर का मतलब आपको पता है, समरी का मतलब क्या होता है? सारांश। अपने हित में, अपने पक्ष में कोई सारांश, सारांश कोट कर सकते हो? नहीं, सारांश कोट नहीं करेंगे। लाइंस कोट करेंगे। लाइंस का मतलब दो लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूं, तो 2 लाइन का मतलब कोई भी सेंटेंस जो 2 लाइन का है, ठीक है। क्या आप अपने हित में लाइंस कोट कर सकते हो? या प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट का मतलब होता है किसी से पहले आने वाला, समथिंग दैट सेट्स अ स्टैंडर्ड फॉर फ्यूचर इवेंट्स, समथिंग दैट सेट्स अ स्टैंडर्ड फॉर फ्यूचर इवेंट, फॉर फ्यूचर इवेंट्स, मतलब फ्यूचर के इवेंट्स के लिए आप एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हो, तो जो चीज वो स्टैंडर्ड सेट कर रही है उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट। क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। तो कैन यू कोट एनी प्रेसिडेंट इन योर फेवर, मतलब क्या आप अपने बारे में कोई ऐसी हमें बात बता सकते हैं, पिछली बात जो हमें नहीं पता, जो हमें बताए कि आपका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। मतलब आप अपने हित में कोई प्रेसिडेंट क्या कीजिए? कोट कीजिए। प्रेसिडेंट का मतलब कोई पहले की घटना जो पहले हो चुकी है, समथिंग दैट सेट्स अ स्टैंडर्ड फॉर फ्यूचर इवेंट्स। प्रेसिडेंट का मतलब से पहले आने वाला, क्या बोल सकते हो? पहले आने वाला, मतलब कुछ पहले ऐसा इंसिडेंट हुआ था आपके फेवर में जो आप हमें बता सकते हो, कोट कर सकते हो। कोट एनी प्रेसिडेंट, क्या कोई आप प्रेसिडेंट कोट कर सकते हो? मतलब पहले की घटना कोट कर सकते हो, जिससे हमें पता चल जाए कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है या फ्यूचर में क्या स्टैंडर्ड्स रहने वाले हैं। तो कैन यू कोट एनी प्रेसिडेंट हो जाएगा इसका आंसर। आंसर नहीं होगा, समरी नहीं होगा और लाइन नहीं होगा, क्या होगा? कोट अ प्रेसिडेंट। क्या होगा? कोट अ प्रेसिडेंट, ठीक है। आई होप आज की क्लास भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर क्लास समझ में आई है तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, एक बार बस ऐसे टच करना होता है, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाया करो भाई, जैसा आपको क्लास में लगा वही चीज़ किया करो, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर देना। आपसे मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट और जय हिंद।